हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल किताबों की वर्षा, जहां मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। मेरा नाम वर्षा है और आज की जो वीडियो है उसमें आई हैव सम रिकमेंडेशंस फॉर यू। ये जो नॉवेल्स हैं जिनको मैं रेकमेंड कर रही हूँ ये पेज टर्नर नॉवल है। तो अगर आप एक रीडिंग स्लम्प में हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किताबें पढ़ ली हैं और आप उनसे ब्रेक चाहते हो, तो दीज बुक आई हैव, दीज आर एंटरटेनिंग, दीज आर एंगेजिंग, तो यू विल लाइक दीज रिकमेंडेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो पहली रिकमेंडेशन है वो है द हाउस मेड बाय फ्रीडा मैकपार्टन, और ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर किताब है। मैंने इसे एक्चुअली रिसेंटली पढ़ा है। दिस इज़ अ बुक सीरीज़ जिसका ये फर्स्ट पार्ट है एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ दिस हाउस मेड जिसका नाम मिली है। और वो बहुत डेस्परेटली एक जॉब सर्च कर रही है। शी इज़ आउट ऑन पेरोल, तो वो 10 साल जेल में रह चुकी है, कुछ और साल उसके बाकी हैं। बट अगर वो अच्छे से बिहेव करती है और जॉब वॉब करके अपने आप को सस्टेन कर पाती है तो मे बी उसे वापस जेल ना जाना पड़े। शी इज़ डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब, तो वो विंचेस्टर्स के घर जाती है जहाँ पर गीना विंचेस्टर एंड एंड्रू विंचेस्टर अलॉन्ग विद देयर डॉटर दे लिव देयर। तो इंटरव्यू देती है, शी गेट सेलेक्टेड और फिर वहाँ पे वो काम करना स्टार्ट करती है। बट उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि नीना विंचेस्टर जो है वो बोलती कुछ है और फिर करती कुछ है, और इसके बाद वो सारा ब्लेम जो है वो मिली पे डाल देती है। तो ऐसे करके स्टोरी प्रोग्रेस करती है और उसके बाद फिर हम नीना के बारे में, एंड्रयू के बारे में, उनकी बेटी के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। तो ये उस तरीके की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, काफ़ी एंगेजिंग है, पेज टर्नर है और बहुत अच्छी लगेगी आपको। मुझे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बहुत शॉर्ट सा उसका रिव्यू दिया हुआ था। तो विलन आपको भी, अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी आई थिंक समझ में आ जाएगा कि कौन है और किस तरीके से वो उस पॉइंट पे जाती है ये स्टोरी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो या दैट्स नी हाउस मेड। काफ़ी अच्छी राइटिंग, काफ़ी एंगेजिंग। इफ़ यू वांट टू रीड दिस वन यू कैन डेफिनेटली रीड इट। जो दूसरी किताब है वो है हिंदी की किताब यार पापा, जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने इसे एक दिन में ही ख़त्म कर दिया था। तो आई विल काउंट दिस वन इन अ पेज टर्नर नॉवल। ये कहानी है मनोज की, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर है, पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ कुछ बची है नहीं। तो उसकी बेटी उससे बात नहीं करती है और उसका डिवोर्स हो चुका है ऑलरेडी। और अब जो है मीडिया में ये बात आ चुकी है कि एक्चुअली में मनोज के पास लॉयर की डिग्री है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा मसाला टाइप का पूरा लिखा हुआ है। बट उसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के एंड फादर और डॉटर के या फादर सन के, फ्रेंडशिप जैसे होती है उसमें किस तरीके से लोग एक दूसरे की केयर करते हैं इतने सालों बाद भी। आई मीन मनोज के जो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, एक जो है वो कॉलेज की डीन है शायद, या आई थिंक शी इज़ डीन। और जो दूसरी है, दूसरा फ्रेंड है, वो भी मनोज के साथ ही काम करता था। बट ये लोग कॉलेज से फ्रेंड है और अब जब बहुत सालों बाद मनोज को ज़रूरत पड़ी है तो ये लोग इकट्ठे होकर के उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को भी मतलब खोजने की कोशिश हो रही है। तो वो जिस तरीके से पूरा लिखा हुआ है बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है इसके इसके ऊपर एक मूवी भी बन जानी चाहिए। बहुत ही सुंदर राइटिंग है, पेज टर्नर है, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें मनोज और उसके फादर की स्टोरी है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ के। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है आप ये पढ़ सकते हैं, यार पापा बाय दिव्य प्रकाश दुबे। बहुत अच्छी लगेगी आपको। बहुत अच्छी सरल हिंदी में लिखी हुई है और बहुत मोटी भी नहीं है। 200 250 पन्नों के अंदर है, एक्चुअली 223 पन्ने हैं। तो यार पापा। जो अगली किताब है वो भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, रॉक पेपर सिजर्स। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इट्स अबाउट दिस कपल जो कि वीकेंड गेट अवे पे जाते हैं और उनके साथ वहाँ पे जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं बहुत अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। साथ ही साथ एक तीसरे इंसान की भी कहानी चल रही है और शी इज़ ऑल्सो यू नो नरेटिंग स्टोरी कि अब वो ये करेगी और वो करेगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो कैसे इन दोनों की जो हस्बैंड वाइफ हैं और वो जो थर्ड पर्सन है, इनकी स्टोरी कैसे जा कर के एक पॉइंट पे मिलती है और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि हस्बैंड जो है उसको फेस याद नहीं रहता, उसे फेस ब्लाइंडनेस है, तो उसे अपनी वाइफ का भी फेस नहीं पता है।
एंड वो जो तरीका है अपनी बाइक को पहचानने का वो उसकी फ्रेग्रेंस से है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको सपने भी आते हैं कि रेड ड्रेस में कोई एक है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसको ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो एंडिंग है इसकी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर आप एंडिंग मतलब एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब आप एंडिंग पढ़ लोगे तो आप फिर आप वापस से वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई ना, आप वापस से उनके बारे में सोचने लगोगे। तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, राइटिंग काफ़ी ईज़ी है, मतलब बहुत अच्छी फ़्लो करती है। तो ये है रॉक पेपर सिज़र्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ये है बिहाइंड हर आइज़। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं अगर कहूँ इनमें से कोई भी नॉवल अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर के जॉनर में अगर मुझे उठानी हो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो वो ये किताब होगी। इसमें भी हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी मैरिज बहुत अच्छे उसमें टर्म्स पे नहीं है अभी। वो जगह चेंज करके किसी दूसरी जगह पे आए हैं। वहाँ पे जो हस्बैंड है वो एक आई थिंक साइकियाट्रिस्ट है, या आई डोंट साइकियाट्रिस्ट है, या तो वो ऑफिस में काम करता है। फर्स्ट डे जैसे ये नॉवल स्टार्ट होती है उसमें क्या होता है कि ही मीट्स दिस गर्ल एट द बार, और वो जो लड़की है वो भी डेट पे आई होती है, ब्लाइंड डेट पे, बट उसका डेट आता ही नहीं है। तो इज टू मतलब किसी एक्सीडेंट की वजह से दे मेट और दे एंड अप स्पेंडिंग टाइम इन द बार, एंड उनको वो एक कनेक्ट फील होता है। एंड इवेंचुअली द गाय ही किसेस हर, और उसके बाद फिर उसको कुछ होता है कि ही पुल्स बैक एंड देन वॉक्स अवे विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हॉरेबल कि मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली उसको समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे व्हेन शी गोज़ टू ऑफिस शी सीज़ कि वही आदमी जो है अपनी वाइफ के साथ ऑफिस में बैठा हुआ है, एंड ही इज़ द न्यू साइकियाट्रिस्ट है और ये उसकी सेक्रेटरी है। तो उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ है। बट ये जो है सिर्फ हस्बैंड वाइफ और ये थर्ड पर्सन की स्टोरी नहीं है। ये ऐसे लग रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल है एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स समथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू सी कि क्या होने वाला है। ऐसे टर्न्स और ऐसे ट्विस्ट हैं इसमें। जो सेक्रेटरी है उसको नाइटमेयर्स होते हैं, तो वो नाइटमेयर्स नहीं, उसको कहेंगे कि वो रात में उसको नींद में चलने की आदत है, और वो कुछ सपने ऐसे देखती है कि उसके उसके बेटे को कुछ होने वाला है, मतलब कुछ डेंजर में है वो, और वो उसको सेव करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही है। तो जो हस्बैंड की वाइफ है वो उसे हेल्प करती है इन नाइट टेरर्स में। तो दे ऑल्सो बिकेम फ्रेंड। तो ये बहुत ज़्यादा मेसी सा हो जाता है। बट अगेन एज आई सेड कि ये कोई मतलब इसमें कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है, और ये एक वो लव ट्रायंगल टाइप की चीज़ भी नहीं है। इट्स बियॉन्ड दैट एंड इट्स समथिंग दैट यू हैव टू रीड योर सेल्फ टू नो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। इस पर एक सीरीज़ भी है, नेटफ्लिक्स पे आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ना, आई विल सजेस्ट कि यू रीड दिस वन, बट आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। वो सीरीज़ भी उतनी ही अच्छी बनी हुई है। सो या दैट्स बिहाइंड हर आइज़, हाईली हाईली रिकमेंडेड। जो अगली किताब है वो है एंशियस पीपल बाय फ्रेडरिक बाकमन। ये मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट किताब है। ये पहली किताब है एंड फ्रेडरिक बाकमन की लिखी हुई जो मैंने पढ़ी थी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट पेज आई वाज लाइक यार ये कितना अच्छा लिखा हुआ है। बहुत ही अलग राइटिंग स्टाइल है उनका। बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें लिखी जा सकती हैं, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करके ही राइट्स। बट वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, मतलब वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता पढ़ने में। वो तब भी पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत ईज़िली कोई किसी चीज़ को बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। तो ये जो है एक रॉबरी होती है जो कि एक हॉस्टेज सिचुएशन में बदल जाती है, क्योंकि एक इंसान है जो कि रॉबरी रॉबरी करने जाता है, और उसे वो फर्स्ट टाइम होता है, उसको उसको कुछ नहीं आइडिया होता है कि कैसे होती है क्या होती है। और तब तक पुलिस आ जाती है तो उसे भागना पड़ता है। भागने के भी उसे समझ में, क्योंकि उसका कुछ प्लान उसने बनाया ही नहीं था कि अगर वो फंसता है तो वो क्या करेगा। तो वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ पे जो है कुछ लोग, एक जो टॉप का जो फ्लोर है वहाँ पे एक फ्लैट खाली होता है। उस अपार्टमेंट को देखने आए होते हैं बहुत सारे लोग। वहाँ पे जाता है, वो देखता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो न्यू ईयर
का ही न्यू ईयर की शाम थी। तो ही वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई भी वहाँ पे होगा, बट जब वो वहाँ पे जाता है ऑब्वियसली ही हैज़ टू टैकल दैट सिचुएशन नाउ। तो वो उन सबको ही इकट्ठा करके कि नहीं ना, अब आप लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर पुलिस है, और ये पूरा ड्रामा होता है। एंड जब तक पुलिस वहाँ पर जा कर के उस सिचुएशन को सँभालने की कोशिश करती है, उन्हें वो रॉबर या वो जो जिसने हॉस्टेज बनाया होता है, वो आदमी नहीं मिलता है। तो वो इन सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर पुलिस स्टेशन ले जाती है, और फिर वही सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या देखा, एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत अनोइंग लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट से लोग भी हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत रूड हैं। तो हर इंसान अलग अलग तरीके से है, किसी के भी जवाब सीधे नहीं हैं, किसी कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सीधा जवाब दे रहा हो। जो पुलिस है, 2 पुलिसमैन हैं, उनकी भी अपनी एक स्टोरी है। हर एक इंसान जो कि वहाँ पे अपार्टमेंट देखने आया है, उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है, और वो एक पॉइंट पे जा कर के जिस तरीके से मिलते हैं, वो बहुत बहुत सुंदर है। कौन है वो रॉबर? कोई रॉबर था, नहीं था, क्या हुआ एग्ज़ैक्टली, उसके बारे में जानने के लिए यू हैव टू रीड दिस बुक। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी हुई, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। आप एक बार उठा लोगे तो आई एम श्योर कि आप बिना पढ़े इसको रख नहीं पाओगे। बहुत अच्छी लिखी हुई। नेक्स्ट वन इज़ गचर गोचर, जिसे लिखा है विवेक शानबाग ने। ये लिखा हुआ था कन्नड़ ने, और इसको ये ट्रांसलेट किया इंग्लिश में श्रीनाथ लोग ने। बहुत अच्छी स्टोरी है, ये भी पेज टर्नर है। और ये स्टोरी है एक फैमिली की जो कि बहुत पुअर होती है, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत अच्छे से लिखी हुई है, एक्सप्लेन की गई है। ये जो कवर है ना, इसका सिग्निफिकेंस है स्टोरी में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सॉसर है जिसमें कि चींटियाँ लगी हुई हैं, चाय का दाग है। तो ये जो चींटियाँ है ना, इसका सिग्निफिकेंस है स्टोरी में। गचर गोचर का मतलब ये है कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो देर से कि अरे गचर गोचर हो गया है। तो ये फैमिली जो है, एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन नहीं, एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो इनका फॉर्चून है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये काफ़ी रिच हो जाते हैं, बड़ा घर आ जाता है, और उसके बाद इनको समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कभी देखा नहीं होता, तो इनको पता नहीं होता कि उसको वो मैनेज कैसे करते हैं या किस तरीके से हर चीज़ होती है। तो हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप एक कुछ नहीं होता आपके पास, और उसके बाद जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। वो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी हैं। बहुत सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं इसमें, उनका जो पूरा पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ, वो कैसे चेंज होता है टुवर्ड्स ईच अदर, और जो बाकी लोग हैं बाहर के, उनकी तरफ कैसे वो चेंज होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये फैमिली तो रह ही रही थी, उनके अंदर में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और मोरालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे सब में। बट कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करेगा ना तो पैसे चले जाएंगे। तो वो रह रहे थे। बट चीज़ें तब चेंज हो जाती हैं जब बाहर से एक लड़की उनके घर में शादी करके आती है, और उसके जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है इनसे। वो सेल्फ मेड है, अपने पैसे खुद कमाती है, और उसे वैसे ही चीज़ें पसंद है, वो क्वेश्चन करती है चीज़ों को। वो इस घर में आती है, वो यहाँ पे भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे ये लोग जो हैं अ, बोलते तो नहीं है, मतलब कुछ लोग तो ऑब्वियसली दे शो इट कि उन्हें ये पसंद नहीं है, बट कुछ लोग नहीं शो करते हैं। तो एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन टैकल की जाती है, या क्या इनकी फैमिली संभल पाती है, नहीं संभल पाती है, क्या वो लड़की जो इन्हें क्वेश्चन कर रही है वो उसे अपने आंसर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, उसके बारे में है ये कचर पुचर। बहुत अच्छी लिखी हुई नॉवल है। इट्स अंडर 100 पेजेस, और 100 पेजेस में ये सब पैक करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही अच्छी राइटिंग, बहुत एंगेजिंग। आई हाईली हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस वन। दैट्स गजर कोचर बाय विवेक शर्मा। उसके बाद जो अगली किताब है वो है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की इंडिपेंडेंस। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी पढ़ने में। ये भी एक पेज टर्नर ही है। ये कहानी है 3 बहनों की, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाती है। दूसरी जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी, सबकी फेवरेट है। तीसरी जो है वो लिम्प करती है, क्योंकि उसका पैर दूसरे पैर से, एक पैर दूसरे पैर से छोटा है। तो और ये काफ़ी गरीब घर से हैं। इनकी जो दोस्ती है वही दूसरे घर से है, जहाँ पे एक फैमिली है, वहाँ पे इनके काका है और उनका बेटा है। मुझे एग्जैक्टली कैरेक्टर का नाम नहीं याद है।
तो इस वजह तो इनकी प्रिया जो है, जो दूसरी सेकंड नंबर पे है, आई थिंक उसका नाम प्रिया ही है, यस, प्रिया जामिनी एंड दीपा। तो जो प्रिया है वो ही डॉक्टर बनना चाहती है और वो ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है उस लड़के की जो रिच फैमिली से है। तो स्टोरी बढ़ रही होती है, ये उस टाइम पे सेट है जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी इंडिया को। और जो तीनों बहनों का के फादर हैं, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, बट वो फ्री में जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको ट्रीट करते हैं, तो उनके घर में पैसे बहुत कम आते हैं। एंड ही वर्क्स इन कोलकाता। तो एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि हम कोलकाता घूमने जाएंगे, और वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो ये जो बहनों की फैमिली, इनके पास कुछ खाने वाने को नहीं होता, तो ये किसी तरीके से बस जुगाड़ करके मतलब पैसे कमा रही होती हैं, खा रही होती हैं, पी रही होती हैं। उसी बीच में जो बड़ी बहन है वो कहीं भाग जाती है, और जो तीसरी बहन है उसके अंदर थोड़ी बहुत जेलसी होती है कि अपनी जो कमी है, जो जैसे वो कमी समझती है, उसको वो दूसरी तरीके से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है, जैसे कि अच्छी बेटी बन करके और सबका ध्यान रख करके, कोई आए तो उसे पानी देना, खाना बनाना, ऑल ऑफ दैट। बट उसको ये भी लगता है कि उसकी इस कंडीशन की वजह से उसको बाकी लोगों को उसे कम नहीं समझना चाहिए जो कि वो समझते हैं। तो ये सारे जो डायनामिक्स हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, और किस तरीके से ये फैमिली नेविगेट करती है अपनी लाइफ को, क्योंकि ये स्टोरी तो प्री इंडिपेंडेंस पे होती है स्टार्ट, बट ये पोस्ट इंडिपेंडेंस भी काफ़ी सारी चीज़ें इनकी फैमिली में होती है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे क्या चेंजेस आते हैं इनमें, इनकी फैमिली में, इन लड़कियों की खुद की लाइफ में, तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ट्रिगर वार्निंग, वॉर क्राइम बहुत ज़्यादा है इसमें जो लिखा हुआ है, राइट्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट को हैं। तो काफ़ी अच्छी राइटिंग, काफ़ी मतलब ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो या ये भी काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे पढ़ने में। तो दिस इज़ इंडिपेंडेंस बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। जो अगली किताब है वो है द मिसिंग वाइल्ड बाय शीला फ्लैगनन। ये किताब मैंने एक बॉक्स सेम थी जिसमें कि आप अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस थे, तो उसमें आप जितने भी बुक्स फिल कर सकते हो, तो वो सारी बुक्स आपकी हो जाएंगी। आपको प्राइस से बॉक्स का देना था, आई थिंक मैंने जो मिडिल बॉक्स था वो 2 लिए थे, मैंने लिए तो मेरी जो रूममेट है उसने लिए थे, तो ये उसमें मिली थी मुझे, ये सेकेंड हैंड है। तो मैंने ये भी पढ़ी, दिस इज़ अबाउट दिस वुमन जो कि अपने घर से भाग गई है पूरी प्लानिंग करके, अपने हस्बैंड को छोड़ करके। एंड देन ये पूरी स्टोरी में आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली वो क्यों अपने हस्बैंड को छोड़ के गई है, किस तरीके से उसने पूरी प्लानिंग की है, और आगे के उसके क्या प्लान्स हैं, मतलब वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। और दूसरी तरफ यू ऑल्सो गेट टू नो हस्बैंड मोर एंड मोर, कि वो किस तरीके से सोचता है कि उसको बिल्कुल बहुत मैनिपुलेटिव है और नार्सिसिस्ट है, और उसको लगता है कि उसकी वाइफ उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। उसके दिमाग में पूरे टाइम चल रहा होता है कि किसी की तो हेल्प नहीं होगी, वो डाउट कर रहा होता है, किसी से भी वो पूछता है अपनी वाइफ के बारे में तो उसके बारे में भी गलत ही सोच रहा होता है। तो ये पूरे उसके बारे में है। बहुत सुंदर लिखी हुई है ये किताब, क्योंकि जो डाउट्स उसके दिमाग में होते हैं जब वो अपना घर छोड़ के जाए, क्योंकि वो बहुत साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है और वो भूल चुकी होती है कि उसे खुद अपना काम कैसे करना होता है। तो जब वो बिल्कुल अचानक से बिल्कुल गायब हो जाती है, और शी हैज़ टू रिमेन हिडन फ्रॉम हर हस्बैंड, क्योंकि उसका हस्बैंड काफ़ी तेज़ है, वो ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको पता था, उसका ईगो बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके से वो उससे दूर रह पाए, उसकी पूरी प्लानिंग कैसे करती है, और काफ़ी सारे उसके बचपन की भी स्टोरी है कि जिस जगह पे वो जाती है वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किन लोगों से वहाँ पे मिलती है, उसकी दोस्ती कैसे होती है और कैसे लोग हैं। बहुत सुंदर लिखा हुआ है। जहाँ जा कर के वो रहने लगती है ना, उस जगह का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बहुत अच्छा है। बीचेस हैं, और वो जो भी शाम को कैसे वो इवनिंग स्पेंड करते हैं वहाँ पे, वो जिस तरीके से लिखा हुआ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल आई विल से कि दिस इज़ ऑल्सो अ पेज टर्नर नॉवल, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सो दिस इज़ शीला ऑफ फ्लैगमैन, मिसिंग वाइफ। जो नेक्स्ट है वो है द सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो। ये टेलर जेंकिंस बीट ने लिखी हुई है। ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे पढ़ने में, कि कैसे जो एवलिन है उसने अपनी लाइफ बनाई। शी वॉज लिविंग अ वेरी पुअर लाइफ, शी न्यू अबाउट हर सेल्फ कि
लोग जो है उसको देख करके, उसकी बॉडी को देख करके, कैसे उसकी बॉडी चेंज हो रही थी विद एज, और लोग उसे किस तरीके से देखते थे। तो रादर दैन थिंकिंग कि अरे मतलब बीइंग शेमफुल अबाउट इट, या फिर उस डरना इस चीज़ को लेकर के कि लोग उसको किस तरीके से परसीव करते हैं, शी टुक एडवांटेज ऑफ इट एंड शी क्लाइंट द लैडर। तो वो जहाँ पे आज पहुँची है, अब वो उस पॉइंट पे है जहाँ पे वो चाहती है कि उसकी स्टोरी उसके उसके मुंह से सुनी जाए। तो वो अपनी बुक चाहती है कि पब्लिश हो। तो वो एक जर्नलिस्ट को बुलाती है एंड शी स्टार्ट्स टेलिंग हर स्टोरी टू दैट जर्नलिस्ट। तो उसके बारे में पूरा है कि एग्जैक्टली 7 हस्बैंड्स हैं कौन, क्या ये सारे ही जो थे सब अच्छे थे, नहीं थे, फोर्स्ड थे, कॉम्प्रोमाइज़ थे, क्या थे, उनके बारे में है। और उसके बीच में वो कौन थी, उसका उसकी खुद की जो जर्नी रही है, जो उसका लाइफ पाथ रहा है, वो कैसा रहा है, वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। इट्स अ मूवी बुक जिसके ऊपर मूवी बन सकती है। तो ये उस तरीके की लिखी हुई है, काफ़ी इजी राइटिंग है इसकी, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन अ नॉवल, सो या the Seven Husbands of Evelyn Hugo. And the last one now is Ram Care of Anandi by Akhil P. Dharmajan, actually translated from Malayalam by Harita CK. तो ये मलयालम में लिखी हुई थी ओरिजिनली, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे पढ़ने में। दिस इज़ स्टोरी ऑफ आनंदी और राम की स्टोरी है। उनकी जो पहली मीटिंग थी वो काफ़ी अनयूजुअल सी थी। राम वॉज क्यूरियस अबाउट हर, आनंदी वॉज नॉट एट ऑल क्यूरियस, क्योंकि वो खुद में रहना चाहती थी, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। तो आनंदी जो एक पीजी में रहती थी विद दिस ओल्ड वुमन, और 2 और लोग रहते थे वहाँ पे जो कि कज़न्स थे, एक्चुअली स्टेप कज़न्स थे। तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी। शी यूज़ टू इंटरेक्ट विद दैट वुमन, दैट ओल्ड वुमन जिसका घर है। रेंट नहीं देती थी वो वहाँ पे, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा काम करती थी, साफ़ सफाई एंड ऑल ऑफ दैट, और वो एक कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट थी, तो उसको पैसे ठीक मिलते थे, बट उसके अलावा भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। तो उसका रीज़न इनको नहीं समझ में आता था कि उसे रिसेप्शन वाली जॉब से पैसे तो मिलते हैं, तो पर वो इतना ज़्यादा क्यों मेहनत करती है, जिसमें उसे खुद को प्रॉब्लम होती है कि मतलब ये विजिबल होता है कि वो थकती है, वो इतने ज़्यादा काम करती है, उसके पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये पूरी उसकी स्टोरी है कि एग्जैक्टली क्यों है वो ऐसी, और इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हैं उसके बारे में जो कि इनको समझ में नहीं आती। ये चाहते तो हैं कि वो ज़्यादा उसको प्रोब ना करें, बट ये रह नहीं पाते हैं। इवेंचुअली इनको धीरे धीरे पता लगता है। तो आनंदी की ये स्टोरी है, फिर राम की स्टोरी है, और बीच में एक ऑल्सो देर इज़ ऑल्सो वन ट्रांसजेंडर जिसको राम जो है जब वो कॉलेज जाता है तो वो स्टेशन पे मिलता है उसे। तो वो ट्रांसजेंडर की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है कि कैसे दैट ही वाज अ बॉय, और उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब घर से उसको सपोर्ट नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली थी। उसके बाद फिर कैसे वो बड़ा होकर के कैसे यहाँ पे अपने घर को छोड़ करके इस दूसरे शहर में आ करके एक ट्रांसजेंडर की लाइफ जीने लगा, और उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपना पार्ट समझ लिया। और उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मतलब उसकी लॉन्गिंग्स हैं कि वो घर जाए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि यहाँ भी उसे, जहाँ वो स्टेशन पे रहता है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। नाउ ही लिव्स विद दिस नेम मल्ली, एंड वो वही नाम से अपने आप को जानना चाहता है कि uh, उसे मल्ली जैसे ही दिखें। तो उसकी और भी बहुत सारी मतलब स्टोरी है, काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स क्योंकि मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहती, बट या दिस इज़ अ बेस्ड ऑन अ नॉवल। अब और जो राइटर है ना, उसने शुरू में लिख भी दिया था कि मैं, मेरा जो राइटिंग स्टाइल है इट्स लाइक अ मूवी, कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि यही तरीका है, मतलब ही इज़ अ स्टोरी टेलर एंड दिस इज़ द वे ही राइट्स। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको लोगों के इमोशंस ज़्यादा पता लगा, आपको लोगों के इमोशंस सिर्फ जो कॉन्वर्सेशनल चीज़ें लिखी हुई उसके हिसाब से पता लगेगा, कि मतलब ये कैरेक्टर ड्रिवन है पूरी स्टोरी। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पेज टर्नर है, बट ट्रिगर वार्निंग, वॉर क्राइम एंड होमोफोबिया के बारे में इसमें लिखा हुआ है, बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग है, बहुत इजी फ्लो होती है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो या पेसिंग भी काफ़ी फास्ट है, आई विल से। तो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वन। दिस इज़ राम केयर ऑफ आनंदी। तो ये सारी किताबें थी जो कि मुझे लगता है कि एक पेज टर्नर नॉवल हैं, और अगर आप
हो एक रीडिंग स्लंप में, या आप पढ़ना चाहते हो ऐसी कोई एंटरटेनिंग एंगेजिंग नॉवल, तो ये सारी नॉवेल्स की रिकमेंडेशंस थी। इनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इफ़ यू वांट टू परचेज़, यू कैन परचेज़ फ्रॉम देयर। अगर इनके जो फुल रिव्यू मैंने किए हुए अगर किए होंगे तो वो भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से देखना चाहो आप देख सकते हो। सो या दैट वाज द वीडियो। आपको अच्छी लगी तो डू लाइक इट और शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑलरेडी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।